तक की क्लास में हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टियों को स्टडी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फुलेरीन के विषय में। किसके विषय में पढ़ना भैया? फुलेरीन। तो फुलेरीन क्या होता है? देखिए, फुलेरीन का जो अणुसूत्र है वो होता है कार्बन 60, C60 है। जो फुलेरीन का अणुसूत्र है वो कितना है भैया? C60 है। ये आपको याद रखना है। इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है। फुटबॉल आप लोगों ने देखा होगा, तो जो आपके पास फुलेरीन होती है उसकी संरचना लगभग फुटबॉल की तरह होता है। उसमें क्या होता है? फुटबॉल में देखोगे इस तरह से क्या होते हैं? कोने बने होते हैं। इस तरह से आपके क्या होते हैं भैया? कोने बने होते हैं। इस तरह से आपने देखा होगा फुटबॉल में ऐसा कुछ बना रहता है शेप। तो फुटबॉल जो होता है उसी की तरह का आपका क्या होता है भैया? फुलेरीन की संरचना होती है। फुलेरीन मानव निर्मित है। फुलेरीन का निर्माण मानव करता है, प्रकृति में नहीं पाया जाता है। ये मानव के द्वारा बनाया जाता है। इसकी संरचना में कार्बन से बने हुए 6 सदस्यीय तथा 5 सदस्यीय वलय होते हैं जो एक दूसरे के परस्पर जुड़े होते हैं। जो फुटबॉल की संरचना होती है, वलय का मतलब होता है रिंग से। कहाँ है भैया? वलय। वलय का मतलब आपका होता है रिंग से। तो जो आपके फुलेरीन का स्ट्रक्चर उसमें 5 लोगों की और 6 लोगों की रिंग पाई जाती है। और दोनों रिंगे क्या होती है? एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़ी होती है। बहुत सी ऐसी रिंगे पाई जाती हैं, 5 मेंबर की भी और 6 मेंबर की भी, और ये दोनों रिंगे आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक। कमरे के ताप पर यह काले रंग का ठोस पदार्थ होता है। जो आपके पास फुलेरीन होता है ये कमरे के कलर में कैसे होता है भैया? मास्टर के कलर का होता है। आपके जैसा हमारा कलर है वैसा आपका इसका भी कलर होता है। ठीक है, याद रखना। कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पे जो फुलेरीन है वो कैसा दिखता है? तो याद रखेंगे मास्टर के कलर का दिखता है। कैसा दिखता है? मास्टर कलर का। मास्टर कलर कैसा दिखता है? काला दिखता है। ठीक है, तो वो कैसा होता है? गहरे काले रंग का ठोस पदार्थ होता है। ओके, इस बात को याद रखना। फुलेरीन रूम टेम्परेचर पे गहरे काले रंग का ठोस पदार्थ है। अब चलते हैं ग्रेफीन में। ये सिलेबस में नहीं है। अब ग्रेफीन यहाँ तक, फुलेरीन तक तो सिलेबस में है आपके। ग्रेफीन केवल आपके नॉलेज के लिए लिखा दे रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ना कभी पूछा जाएगा। ओके, तो ग्रेफीन क्या होता है? ये भी मानव निर्मित है। ग्रेफीन क्या है भैया? मानव के द्वारा ही बनाई गई है। आज तक का टेस्ट किया गया सबसे मजबूत पदार्थ है। जो ग्रेफीन है दुनिया में पाया जाने वाला आज तक का सबसे मजबूत पदार्थ है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे? मास्टर ने तो एक दिन बताया था हीरा सबसे मजबूत है, आज मास्टर बता रहा है कि ग्रेफीन सबसे मजबूत है। ये कैसे? ये भी बड़ी समस्या है कि ये कैसे। अब तो फंस गया मास्टर आज। अब क्या करेगा? तो मास्टर नहीं फंसा। मास्टर ने उस दिन भी बताया था और आज फिर बता रहा है, आप भूल गए फिर। मास्टर ने उस दिन बताया था कि नेचुरल में पाया जाने वाला सबसे मजबूत पदार्थ होता है हीरा। नेचुरल का मतलब जो प्रकृति स्वयं बनाती है, जिसको हम लोग नहीं बनाते हैं, और ये मानव के द्वारा बनाया गया सबसे मजबूत है। तो दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ जो है वो आपका क्या है? ग्रेफीन है। प्रकृति द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ तो वो आपका हीरा है। हीरा कैसे? नेचुरली सबसे मजबूत है, ना कि होल यूनिवर्स में। ठीक है, मानव निर्मित ही सबसे ज्यादा मजबूत जो पदार्थ है वो आपका ग्रेफीन है। ये लिखा गया है। अगली चीज लिखी है, विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होती है। कैसी होती है भैया? जो ग्रेफीन होती है वो विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होती है भैया? सुचालक होती है। ग्रेफीन जो होती है वो कैसी होती है भैया? विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। सुचालक होती है, इस बात को याद रखना। इनको आप नोट करिए, आगे मैं कुछ और पॉइंट लिख देता हूं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे, उसी में जो आपका ग्रेफीन होता है ये लगभग पारदर्शी पदार्थ होता है। जो ग्रेफीन होता है ये पारदर्शी होता है, ये इसके आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, पारदर्शी का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिसके इधर भी और उधर भी, जो जैसे आपका वाटर होता है, वाटर को आप लोग कांच के ग्लास में अगर रख दें तो उसके वो आर पार देखा जा सकता है, इधर और उधर, तो उसी को बोलते हैं पारदर्शी बोलते हैं। तो जो आपका ग्रेफीन होता है वो भी लगभग कैसा होता है भैया? पारदर्शी होता है। फिर बात आ गई कार्बन नैनो ट्यूब। ये भी आपके सिलेबस में केवल नॉलेज के लिए लिखा हूं आपके। ठीक है, कि कार्बन नैनो ट्यूब क्या होती है? ट्यूब क्या होती है? ये भी मानव निर्मित होती है। बेलनाकार नैनो आकृति ट्यूब होती है। बेलनाकार होती है और नैनो का मतलब होता है पतली सी ट्यूब होती है। बेलनाकार होती है, जो घर में बेलन देखा होगा अगर, जिससे रोटी बेली जाती है वैसी होती है, और पतली सी होती है। ठीक है, ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। इसके अंदर से ऊष्मा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। तापन झेलने में, तनाव झेलने में, ये तनाव भी है, तापन नहीं, सॉरी, तनाव झेलने में बेमिसाल क्षमता 6422 किलो के 1 mm मीटर पृष्ठाकार के तार में खींचा जा सकता है। बोला गया इसकी तनाव झेलने की क्षमता जो होती है बेमिसाल होती। लगभग 6422 किलो को ये 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया के द्वारा भी ये क्या कर सकता है? उसको खींच सकता, बिल्कुल पतले से। 1 मिलीमीटर आपके बाल के बराबर होता है। एक बाल के
इतना पतला अगर हमने क्या ले लिया, कहिए कार्बन नैनो ट्यूब ले लिया, तो उससे लगभग 6422 केजी को उठाया जा सकता है। तो सोच लीजिए आपके एक बाल से कितना हम लोग उठा रहे हैं, 6422 केजी को उठा रहे हैं। तो मतलब इसमें तनाव झेलने की बेहद बेहतरीन या बेमिसाल क्षमता होती है। ठीक है, अब ये आपके जो हो गए अपर रूप का पार्ट खत्म हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कार्बनिक यौगिकों के लक्षण। किसमें चलते हैं भैया, कार्बनिक यौगिकों के लक्षण। अब ये में क्या है, देखिए कार्बनिक यौगिकों के लक्षण क्या क्या हैं। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये यौगिक कार्बन युक्त होते हैं। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, या इसमें कम से कम कार्बन तो मिलना है। यद्यपि मतलब कई बार इन यौगिकों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर आदि तत्वों के परमाणु भी पाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक कार्बन युक्त होते हैं, पर कई बार क्या होता है इन यौगिकों में कार्बन के साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर जैसे तत्व भी लगे होते हैं। अगला पॉइंट कहा गया है, कार्बनिक यौगिक प्राय जीवधारियों में पाए जाते हैं। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो प्राय किस में पाए जाते हैं भैया, जीवधारियों में पाए जाते हैं। इन्हें प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इन्हें प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। याद रखना, कार्बनिक यौगिकों को हम लोग प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं। ठीक है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। अब देखिए कार्बनिक यौगिकों के गुणों में कुछ आगे चलते हैं। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये यौगिक सह आबंध होते हैं। कैसे होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनमें सह आबंध पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखा है, कार्बनिक यौगिक प्राय जल में अविलेय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये जल में डालने पे किसी भी तरह का घुलनशीलता नहीं देते हैं, कि जल में नहीं घुलते हैं, परंतु अगर इनको कार्बनिक विलायक में ही डाल दिया तो उसमें क्या होते हैं, ये विलेय होते हैं, घुल जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, इन यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। जो आपके पास कार्बनिक यौगिक होते हैं इनके गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं भैया, कम होते हैं। अगला पॉइंट बोला है कि कार्बनिक यौगिकों में वाष्पशीलता का गुण पाया जाता है। वाष्पशीलता का मतलब क्या होता है, भाप का बनना। वाष्पशीलता का गुण आपके कार्बनिक यौगिकों में पाया जाएगा। लास्ट पॉइंट कह रहा है, कार्बनिक यौगिक सामान्यतः जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। वो मैंने आपको जब सह संयोजी बंध पढ़ाया था तभी बता दिया था कि सह संयोजी आबंध जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, कुछ को छोड़ करके, जैसे ग्रेफाइट को छोड़ के इस तरह के। तो प्राय यानी कि सामान्यतः मैक्सिमम जो आपके कार्बनिक यौगिक होंगे विद्युत कैसे होंगे, कुचालक हो जाएंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको जो भी आज समझाया गया होगा समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे समसजातीय श्रेणियों को, और इसके बाद हम लोग चले जाएंगे आईपीएससी को स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर अब तक के किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लिख करके कमेंट में डाल करके पूछ सकते हैं, आपको पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इन सबको कॉपी अच्छी तरह से फेयर कॉपी में लिख लें और इन्हीं पॉइंट को बार बार पढ़ें। अगर किसी पॉइंट को लेकर डाउट आ रहा है तो वीडियो को ही बार बार देखें। अगर इसके बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।